तो अब हम बात करते हैं कि जो व्यक्तिनिष्ठता है उसकी क्या प्रमुख विशेषताएं हैं और वह सामाजिक अध्ययनों को किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो उसमें जो सबसे जो प्रमुख जो विशेषता है सब्जेक्टिविटी की वो ये है कि यह हमारे जो अध्ययन हैं उन अध्ययनों को वह बायस्ड बना देता है, मतलब पूर्वाग्रह युक्त कर देता है और मूल्यपरक बना देता है। तो ये एक सबसे बड़ी जो कमी है सब्जेक्टिव रिसर्च का वो ये है। और कैसे आता है ये कि सबसे पहले कि जो अध्ययन करता है उसकी भावनाएं, उसके पूर्वाग्रह, उसके मत, उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, ये अगर तथ्यों के संग्रह को, डेटा कलेक्शन को और तथ्यों के विश्लेषण और निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया को अगर बाधित कर दे, उसको प्रभावित करे, तो हम सामाजिक अध्ययनों में व्यक्तिनिष्ठता आ जाती है। दूसरा, ये दोनों ही तरीके के हो सकते हैं, जैसा हमने पहले भी चर्चा की थी कि ये इंटेंशनल भी हो सकता है और अनइंटेंशनल भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये कई बार जो है वह जो अध्ययन करता है वह जागरूक नहीं होता, उसके अनजाने में ही उससे सब्जेक्टिविटी उसके अध्ययन में क्रॉपिंग कर जाती है, प्रवेशित हो जाती है। और वह इसलिए होती है क्योंकि वो अपने अध्ययन में जो साइंटिफिक मेथड, जो वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल करता है, वो उसको सही तरीके से उसका प्रयोग नहीं कर पाता है। यानी जो वैज्ञानिक चरण या वैज्ञानिक टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल है, उसको यूज करने के लिए वो प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है, या उसके न्यूआंसेस को या उसकी बारीकियों को वह नहीं समझता है और उसको सही तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से जो है अनजाने में व्यक्तिनिष्ठता उसके अध्ययन में आ सकती है। और दूसरा, इंटेंशनल, जानबूझ करके कि पहले से ही वह सोच करके चलता है कि मुझे इस प्रकार का निष्कर्ष निकालना है जो उपयोगी हो सके। जैसे मान लीजिए आपको, जैसे एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कहीं से कोई भी कार्यक्रम चलाने के लिए या करने के लिए एक फंडिंग लेनी है किसी फंडिंग एजेंसी से या दानदाता से। तो दानदाता के सामने आपको ये रखना है कि जैसे मान लीजिए अशिक्षा है या गरीबी है या बेरोजगारी है, आप मान लीजिए इसको दूर करने के लिए कोई कार्यक्रम बनाना है, तो आपको ये दिखाना जरूरी है कि यहाँ पे अशिक्षा है या बेरोजगारी है या गरीबी है। तो आप तथ्यों को इस प्रकार से एकत्रित करें और वही तथ्य एकत्रित करें कि जिसमें दिखे कि हाँ यहाँ पे बहुत अशिक्षा है या बहुत गरीबी है। तो आप पहले से ही आपको मालूम है कि हम इस प्रकार का निष्कर्ष निकालेंगे तो इसका ये उपयोग होगा, और उसको ध्यान में रख करके जब आप अध्ययन करते हैं या निष्कर्ष निकालते हैं तो ये जानबूझ करके इंटेंशनल एक सब्जेक्टिविटी जो है वो आपके अध्ययन में आ सकती है। तो इस प्रकार से भी होता है इंटेंशनल, अनइंटेंशनल। दूसरा, जो अध्ययन करता है अक्सर उसके अध्ययन में, क्योंकि हम सबको मालूम है कि हम एक समाज में रहते हैं, एक बिलीफ सिस्टम का हम हिस्सा होते हैं, हमारा एक धर्म भी होता है, हमारी संस्कृति भी है, अपनी परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, और हम उसको दिन रात उनके भीतर रहते हैं, उनका प्रयोग करते हैं, और हम कई बार उनके रूप ढल जाते हैं और उनको हम ये मान के चलते हैं कि यही बेहतर है, यही अच्छे हैं। और जब भी हमें कोई निर्णय करने की स्थिति होती है तो हम फटाफट अपने अनुभवों के आधार पर तुलना करके हम बताते हैं कि कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ अच्छी नहीं है। तो जो अध्ययन करता है वो हमेशा इन बायसेस को लेकर के चलता है, उसके साथ रहती हैं और बहुत कॉन्शियसली उनको अध्ययन करते समय अपने इन आइडेंटिटीज़ को, इन पक्षों को अपने अध्ययन से बहुत समझदारी के साथ
बहुत कॉन्शियसली, बहुत अवेयर होकर के, बहुत जागरूक तरीके से इनको दूर करना होता है, ताकि ये किसी भी प्रकार से आपके अध्ययन को, आपकी तथ्यों के संकलन को, तथ्यों के संग्रह को, आपकी बातचीत को और आप विश्लेषण को और आपके निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया को प्रभावित न कर दें। यह भी हो सकता है कि हम समाज के बारे में ये सोचें कि इस समाज में या इस जगह पे कुछ अच्छा होना चाहिए, या क्या अच्छा है या क्या बुरा है, ऐसा मूल्यबोध भी हम सब लेकर के चलते हैं। तो तथ्यों को हम इस वैल्यू जजमेंट के साथ देखें कि हम कौन सा अध्ययन करेंगे तो वो अच्छा रहेगा, या अध्ययन का कौन सा निष्कर्ष निकालना ज़्यादा बेहतर रहेगा, और उससे गाइड होकर के, उससे निर्देशित होकर के अगर हम अध्ययन करते हैं तो कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इससे प्रभावित होकर के, इसको ध्यान में रख करके अगर हम कोई अध्ययन करते हैं तो वह भी एक वैल्यू लोडेड या पूर्वाग्रहग्रस्त अध्ययन होगा, जिसको हम एक सब्जेक्टिव या व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन कहेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि जब हम जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं उनको यूज़ करने के लिए जो पर्याप्त जो प्रशिक्षण या जो अनुभव या इंट्रिकेसी चाहिए वो हमारे पास नहीं है, और जिनके प्रयोग के बिना ऑब्जेक्टिविटी अध्ययन में प्रभावित हो जाएगी या नहीं आएगी, तब भी जो है व्यक्तिनिष्ठता अध्ययन में हमारे घुस आती है। और जैसे मान लीजिए कि ये निर्णय करना कि हमारे अध्ययन की सही इकाई क्या हो, या हमारे अध्ययन के लिए बेहतर जो समग्र है या जो यूनिवर्स है हम जिसको कहते हैं वो क्या हो, उनमें से हमारे अध्ययन की इकाइयों का चुनाव करने का जो तरीका है वो सही तरीका क्या होना चाहिए, हम किस प्रकार से उनका चुनाव करें ताकि जो अध्ययन की इकाइयाँ हो प्रातिनिधिक हो, यानी कि वह पूरे समग्र का प्रतिनिधित्व करें। जो टूल्स एंड निष्कर्ष निकालने के लिए जो टूल्स एंड टेक्निक्स इस्तेमाल करने हैं, उनको जो सलाहियत हो उनको इस्तेमाल करने की, उनको हम गलत तरीके से प्रयोग ना कर दें। जैसे मान लीजिए आपको कहीं पे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप ही आपको पता करना है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप बहुलक भी है, दूसरा माप जो है माध्यिका भी है, और तीसरा माप जो है वह तीसरा जो माप है वो आप क्या कहते हैं अरिथमेटिक मीन या समांतर माध्य भी है। तो तीन माप हैं केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने के लिए, और तीनों का प्रयोग हम अलग अलग जगहों पे कर सकते हैं। तो अगर हमें नहीं मालूम है तो जहाँ पे माध्यिका ज्ञात करना है वहाँ पे अरिथमेटिक मीन का प्रयोग कर देंगे, या जहाँ पे बहुलक से बात केंद्रीय प्रवृत्ति का पता चलता है वहाँ पे हम अरिथमेटिक मीन का प्रयोग कर देंगे। तो हमारा जो निष्कर्ष है वह भी गलत हो जाएगा। तो यह भी इसकी वैज्ञानिकता जो है उसकी संदिग्ध और प्रभावित हो जाएगी, और इस प्रकार से आपका अध्ययन जो है वो सब्जेक्टिव या व्यक्तिनिष्ठ हो जाएगा। और ये अक्सर एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम सब चाहते हैं कि हमारा काम जो आसानी से सुलभ तरीके से अच्छे से हो जाए, और हम अपने अध्ययन करते समय अपने पर्सनल जो कन्वीनियंसेस हैं, जो व्यक्तिगत जो सुविधाएं हैं, उनको ध्यान में रख करके हम कई बार अध्ययन कर लेते हैं। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो यही आता है कि जैसे हम जब सैम्पलिंग करते हैं अध्ययन करने के लिए, तो उसमें कन्वेनियंस सैम्पलिंग का इस्तेमाल कर लेते हैं कि उत्तरदाता जो है जो हमारी सुविधा के अनुरूप हम जब गांव में गए और जो हमें मिल गया, या किसी बाजार में खड़े थे और वहाँ पे जो लोग मिल गए और उन्हीं से पूछ लिया और उन्हीं से जानकारी प्राप्त कर ली और उसी के आधार पर निष्कर्ष निकाल लिया। ये नहीं देखा कि
जो मेरा यूनिवर्स है या जहाँ पे हमें अध्ययन करना है, उस अध्ययन में वो एक हमें इस प्रकार से नमूनों का या उत्तरदाताओं का चुनाव करना है जो सभी पक्षों का प्रतिनिधित्व करें, यानी सभी के अनुभव और सभी के विचार हमारे अध्ययन में सम्मिलित हों। तो ये करने के लिए वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, एक लेंदी प्रोसेस है, एक बहुत जुडिशियस प्रोसेस है और बहुत सोच समझ करके हमें उसको करना होता है। तो उसको अपने काम को कट शॉर्ट करने के लिए कम से कम ऊर्जा, कम से कम मेहनत, कम से कम समय लगे और बचत हो आर्थिक और शारीरिक, तो हम क्या करते हैं कि सुविधाजनक निदर्शन का इस्तेमाल कर लेते हैं, अपनी सुविधा के अनुरूप उत्तरदाताओं से पूछ लेते हैं, जो मिल गया उसी से पूछ लेते हैं। और इस प्रकार से जब निष्कर्ष निकालते हैं तो वो निष्कर्ष जो है वह सही नहीं होता, क्योंकि वह अपने समग्र का या अपने समाज का या जिस क्षेत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं उस क्षेत्र का वो पूरा सही प्रतिनिधित्व नहीं करता। तो इस प्रकार से भी उसमें व्यक्तिनिष्ठता आ जाती है हमारे अध्ययन में। ये कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं सब्जेक्टिविटी की। एक ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम अध्ययन करते हैं तो कई बार जो हम उसमें ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जिसके कई सारे दोहरे मीनिंग होते हैं, डबल मीनिंग वाले भाषा होती है, या ऐसी भाषा का प्रयोग करें जो कुछ लोगों के लिए वो वर्जित हो या कुछ लोग उसको सही नहीं मानते हो, हम वैसी भाषा का प्रयोग करते हैं। या निष्कर्ष निकालने के समय हम गलत तर्क लगा करके निष्कर्ष निकाल लें। और अक्सर अध्ययनों में क्या होता है कि हम कुछ ऐसे पारिभाषिक शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं जो, और जब हम उन प्रयोग जो कर रहे हैं वो पारिभाषिक हैं, शब्दावली हैं, लेकिन हम उनको बिना परिभाषित किए हुए, बिना ऑपरेशनलाइज किए हुए, जैसे मान लीजिए हमने वर्ग शब्द का प्रयोग किया। अब वर्ग के बहुत सारे मायने हैं, बहुत तरीके से इसको परिभाषित किया गया है। जब मैं वर्ग शब्द का प्रयोग अपने अध्ययन में कर रहा हूँ तो हमने उसका कौन सा अर्थ लिया, जब हम वर्ग जब कहते हैं तो उसका क्या तात्पर्य है। जब तक हम उसको प्रॉपरली ऑपरेशनलाइज परिचालित नहीं करेंगे, ऑपरेशनलाइज नहीं करेंगे, उनको सही तरीके से परिभाषित नहीं करेंगे, हम उसको लिस्ट आउट नहीं करेंगे अध्ययन में कि जब वर्ग शब्द का प्रयोग होता है तो अलग अलग लोगों ने इन अर्थों में वर्ग का प्रयोग किया है, लेकिन मैं अपने अध्ययन में जब वर्ग शब्द का प्रयोग कर रहा हूं तो हमारे लिए इसका निहितार्थ या इसका मीनिंग इतना ही है, मैं इससे यही समझ रहा हूं कि वर्ग क्या है। तो इस प्रकार से जो भी पारिभाषिक शब्दावलियां हैं उनका प्रयोग अगर हम सही तरीके से, पूरी तरीके से परिभाषित करके, उनको परिचालित करके अगर हम नहीं करेंगे, तब भी ये गड़बड़ी जो है व्यक्तिनिष्ठता की वो हमारे अध्ययनों में उत्पन्न हो जाती है। ये कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं व्यक्तिनिष्ठता की। लेकिन इसका एक इम्पॉर्टेंट टेक अवे ये है जो हमें समझना चाहिए कि सोशल साइंसेस में यद्यपि हम प्रयास करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसमें जो वस्तुनिष्ठता आए, लेकिन पूरे तरीके से जो सब्जेक्टिविटी है या जो व्यक्तिनिष्ठता है उसको जो है हम सामाजिक अध्ययनों में उसको पूरी तरीके से खत्म करना हमारे लिए संभव नहीं है, मुश्किल काम है। इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि कई तरह की परेशानियां हैं उसमें। अभी हमने बहुत सारे कारण गिनाए, कुछ हमारी हो सकता है अपने शिक्षण में या हमारे प्रयोग करने में या हमारे ट्रेनिंग में या प्रशिक्षण में कमियां हो, हम सही तरीके से वैज्ञानिक पद्धतियों का इस्तेमाल नहीं करें। ऐसा भी हो सकता है कि हम जानबूझ करके कुछ गलतियां करें या हम जानबूझ करके पूर्वाग्रहपूर्ण तरीके से चीजों को देखें और निष्कर्ष निकालें, इस कारण से भी हो सकता है। और हो सकता है कि हम बहुत सजग होकर के और इन सभी चीजों को कोशिश करें कि हमारे अपने व्यक्तिगत मत पूर्वाग्रह भी नहीं हो और हमारी प्रॉपर ट्रेनिंग भी हो और अच्छे तरीके से समझ बूझ करके पद्धतियों का चयन करके और हम उसका प्रयोग करें अपने अध्ययन में। ऐसा करने के बावजूद भी सामाजिक अध्ययनों में व्यक्तिनिष्ठता आ सकती है। उसका कारण ये है कि हमारे अध्ययन का जो विषय है वह बहुत ही जटिल है
और बहुत ही डायनामिक है। डायनामिक कहने का मतलब है कि वो अत्यंत परिवर्तनशील है और उसके अर्थों के बहुत सारे स्तर हैं, बहुत सारे मीनिंग्स हैं और वह दृश्य है, वो हमें दिखता नहीं है, हम उसके ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकते। कई तरह की समस्याएं हैं सामाजिक अध्ययनों में जब हम किसी विषय का अध्ययन करते हैं। तो इस जटिलता के कारण हम बहुत अवेयर होकर के भी जब हम अध्ययन करते हैं तब भी शायद पूर्ण वस्तुनिष्ठता सामाजिक अध्ययनों में लाना मुश्किल है। और हम इसके बारे में अलग से चर्चा करेंगे कि जब हम सामाजिक अध्ययन करते हैं तो जब ऑब्जेक्टिविटी के लिए हम प्रयास करते हैं तो उस ऑब्जेक्टिविटी को लाने में क्या मुश्किलें होती हैं और किस प्रकार से ये बाधित होती है, इसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे इतना ही हम समझें कि हमारे चाहने के बावजूद भी सामाजिक अध्ययनों में व्यक्तिनिष्ठता आ जाती है। तो उसका लेकिन एक ही तरीका ये है कि आप अधिक से अधिक उत्तरोत्तर बार बार प्रयास करके, हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम किसी तरीके से इस जो व्यक्तिनिष्ठता के जो कारण हैं उनको कम करें और अधिक से अधिक उत्तरोत्तर हम अपने अध्ययनों में वस्तुनिष्ठता की तरफ अग्रसर हों और साथ में ये स्वीकारें भी, इस बात के बारे में अवेयर भी रहें कि हमने हमारे अध्ययन में ये चीजें हुई हैं या ये चीज मैंने किया है और इसके कारण उसको हाईलाइट करें कि उसके कारण हमारे अध्ययन में व्यक्तिनिष्ठता आ सकती है, ताकि अध्ययनकर्ता या पढ़ने वाला या समझने वाला जो भी उसका उपयोग करें उन निष्कर्षों का या उन अध्ययनों का, वो इसके बारे में अच्छे से जान सके, अवेयर हो सके कि यहाँ पे क्या क्या ग्लिचेस, क्या क्या कमियां इस अध्ययन में हो सकती हैं। ये एक अच्छे रिसर्चर के लिए ये बहुत जरूरी है कि वह इन सारी बातों को रेखांकित करे और सतत प्रयास करता रहे कि उसके अध्ययन में वस्तुनिष्ठता आए और व्यक्तिनिष्ठता अधिक से अधिक कम हो। तो हम इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। इसमें हमने देखा कि व्यक्तिनिष्ठता क्या है, उसका क्या अर्थ है, उसकी क्या परिभाषा है, उसके क्या विशेषताएं हैं और यह किस प्रकार से हमारे सामाजिक अध्ययनों को प्रभावित कर देता है। और मैं पुनः आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नाज़मियाज एंड नाज़मियाज की जो पुस्तक है रिसर्च मेथड्स इन सोशल साइंसेज, इसको आप और पढ़ें और इसको और बेहतर तरीके से समझें। और हम जो नेक्स्ट इस सीरीज का जो लेक्चर होगा सब्जेक्टिविटी एंड ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर, उसमें अब हम चर्चा करेंगे कि सामाजिक अध्ययनों में क्या सीमाएं हैं ऑब्जेक्टिविटी लाने की। जब हम ऑब्जेक्टिविटी के लिए प्रयास करते हैं या वस्तुनिष्ठता के लिए प्रयास करते हैं तो हमारे सामने कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं, और दूसरा हम ये